नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं मापन में त्रुटियाँ। इसी चैप्टर को त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। इस त्रुटि चैप्टर में यानी एरर चैप्टर में अपन सबसे पहले त्रुटि को डिफाइन करेंगे, उसके बाद त्रुटियों का वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद जैसे अपन जानते हैं विभिन्न प्रकार के जैसे ऑपरेशन होते हैं, जैसे जोड़ हुआ, घटाव हुआ, गुणा और भाग, इसमें त्रुटियां किस तरीके से समायोजित की जाती हैं यानी त्रुटियों की गणना किस तरीके से की जाती है, इनके बारे में अपन इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि भाई त्रुटि क्या होती है और त्रुटियों का वर्गीकरण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं त्रुटि को। सिंपल सी बात होती है कि किसी भी राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। देखिए, अपन जब कोई भी प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग इसीलिए करते हैं कि उससे अपन किसी भी वैल्यू को माप कर उसका मान ज्ञात कर सके, लेकिन अपने को वास्तविक मान तो पता नहीं होता। यदि अपने को वास्तविक मान पता हो और जो आपने मापा है उसमें कुछ न कुछ अंतर आ रहा है, तो आपके मापन में त्रुटि है। ये त्रुटि आपकी किस तरीके से हो सकती है? यदि आपका जो वास्तविक मान है वो ज़्यादा आ गया मापे गए मान से, यानी वास्तविक मान मापे गए मान से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे त्रुटि आपकी धनात्मक प्रकार की होगी। और वास्तविक मान जो है वो मापे गए मान से कम है, यानी मापा गया मान ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी त्रुटि ऋणात्मक होगी। लेकिन ऐसा भी हो कि वास्तविक मान और मापा गया मान बराबर हो, तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो त्रुटि का सिंपल सा डेफिनेशन कि वास्तविक मान और जो मापा गया मान है उसमें अंतर ही त्रुटि कहलाती है, जिसमें मेरे को लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रुटियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। तो त्रुटियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। पहला क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि को अपन सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि को रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है उसको अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती है। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, जो ये दो लाइनें लिखी हैं इसी से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इनको अच्छे से देखें कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती है। कहना चाहता है कि क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है वो एक देशिक होती है, यानी यूनि डायरेक्शनल होती है। भैया ऐसा कहना चाहता है कि क्रमबद्ध त्रुटि एक प्रयोग के दौरान या तो धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी। तो उस पूरे प्रयोग के दौरान त्रुटि आपकी धनात्मक हो सकती है या फिर ऋणात्मक हो सकती है, यानी किसी भी सिस्टमेटिक एरर का साइन डिसाइड होता है या तो वो उस पूरे प्रयोग में धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि एक देशिक त्रुटि होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि में भी क्या प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है यंत्रगत त्रुटियाँ। यंत्रगत त्रुटियाँ यानी अपन कहें इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र की वजह से जो त्रुटियाँ आ रही हैं उसको अपन यंत्रगत त्रुटियाँ कहते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे मापक यंत्र। भाई मापक यंत्र सब जानते हो कि जैसे अपन कहते हैं कि छोटी क्लासेज में अपन लंबाई नापने के लिए जो अपने पास स्केल होता है, जिसको स्केल अपन कहते हैं, उसका यूज करते हैं और उसकी सहायता से अपन लंबाई का मापन करते हैं। तो उसमें अपन कह सकते हैं कि कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो अपना स्केल है वो थोड़ा सा घिस जाए, तो घिसने की वजह से जो उसका स्टार्टिंग का जीरो है वो जीरो आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसमें आपकी एक त्रुटि फिक्स हो चुकी है और उसका साइन भी फिक्स हो चुका है और वो लंबाई का मापन करेगा तो घिस गया, तो इस वजह से कम लंबाई का मापन वो करने वाला है। तो इस तरीके की त्रुटियाँ आपकी यंत्रगत त्रुटियाँ होती हैं। तो ये किस किस वजह से हो सकती है? अपूर्ण अभिकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट आपका सही से डिफाइन नहीं कर पाए। त्रुटिपूर्ण अंशांकन यानी आपका रीडिंग लेने का वे है, यानी आप जो स्केल ले तो आए बट उसका रीडिंग आपको सही से लेना नहीं आ रहा है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो भी आपकी एरर हो सकती है। शून्यांक त्रुटि मैंने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो पढ़ा रखे हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि शून्यांक त्रुटि क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि शून्यांक त्रुटि का मतलब होता है कि जब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी अपने लिया है कि किसी भी वर्नियर कैलिपर में दोनों जबड़े मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य
और मुख्य पैमाने का शून्य संपाती नहीं हो ना, तो उसको अपन कहते हैं शून्यांक त्रुटि यानी जीरो एरर। भाई जीरो एरर क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के साथ संपाती नहीं होता है तो आपकी जीरो एरर होती है। और ये स्क्रू गेज में भी ऐसी शून्यांक त्रुटि पाई जाती है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करें कि जो वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखें, जिससे आपको शून्यांक त्रुटि अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी भी साधारण पैमाना है उसका एक सिरा घिस दिया जाए, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो यंत्रगत त्रुटि सिंपल है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होगी वो आपकी यंत्रगत त्रुटि होगी और इसका साइन फिक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि में दूसरे प्रकार की त्रुटि किस तरीके से होती है। तो दूसरी आपकी त्रुटि है प्रायोगिक तकनीक, यानी प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, यानी जो आपके प्रयोग करने की जो टेक्निक है या जो आपका प्रयोग करने का जो प्रोसेस है यानी विधि है उसमें कमी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपकी एक त्रुटि हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें कि मानव शरीर का ताप अपन ज्ञात करने के लिए जो अपने पास ताप मापी यानी थर्मामीटर जो होता है वो अपन बगल में लगाकर ताप ज्ञात करते हैं, जो कि ताप जो होता है अपना जो रीडिंग आता है वो शरीर के ताप से सदैव कुछ कम आएगा, यानी इसका वैल्यू पहले से फिक्स है कि कुछ न कुछ कम आएगा, तो अपन कह सकते हैं इसका मापन कम करेगा, तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका साइन फिक्स है। तो ऐसी वाली जो त्रुटियां होती हैं वो क्रमबद्ध त्रुटि है और प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता एक आपका क्रमबद्ध त्रुटि का ही प्रकार है। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रयोग को जब अपन करते हैं बाह्य परिस्थितियां जैसे ताप हुआ, फॉर एग्जांपल किसी प्रयोग को अपन गर्मियों में कर रहे हैं और उसी प्रयोग को अपन सर्दियों में करेंगे तो सर्दियों में गर्मियों के कंपैरिजन में तापमान का कम आएगा, लेकिन अपने को पता लग जाता है कि इस तरीके की जो त्रुटि है वो तापमान की वजह से, इसी वजह से दाब, वायु, वेग, आर्द्रता आदि में परिवर्तन से क्रमबद्ध त्रुटियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन बात करें कि थर्ड हो गया व्यक्तिगत त्रुटि। भाई व्यक्तिगत त्रुटि पर्सनल एरर जिसको बोलते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वर यानी जो कि उस प्रयोग को परफॉर्म कर रहा है उस आदमी की वजह से त्रुटियां पाई जाती हैं उसको व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। और इसमें डिफाइन किया है कि ये त्रुटियां प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह उपकरण के समंजन में रह गई कमी, यानी वो प्रयोग कर रहा था तो प्रयोग करने के दौरान जो उपकरण का उन्होंने सेटअप लिया उस सेटअप में ही गड़बड़ी है, या फिर रीडिंग लेते टाइम वो सही तरीके से जो उसको बोला गया है कि आप ऐसे रीडिंग लो उसमें सावधानियां नहीं बरतता है, तो वहाँ पे त्रुटि आना संभव है। उदाहरण के लिए जब अपन कह सकते हैं कि प्रकाशीय मंच मतलब अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से कोई भी जो एक्सपेरिमेंट हो उसी केस में मान लीजिए अपन कह सकते हैं इस तरीके से एक प्रकाशीय मंच मान लीजिए उसमें नीडल हो और उसका अपने को रीडिंग लेना हो, तो अपन रीडिंग लेते टाइम बोला जाता है कि आप इसके ऊपर यानी आप एकदम इसके ऊपर होके देखिए यानी इसके लंबवत होके देखिए। लेकिन फॉर एग्जांपल रीडिंग लेने वाले एक साथ बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई बच्चा मान लीजिए दूर से रीडिंग ले रहा है, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि वास्तविक रीडिंग से कुछ अलग रीडिंग उसकी आएगी। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं ये जो दोष होता है वो लंबन के कारण त्रुटि आती है। तो ये भी अपना एक त्रुटि आने का कारण है कि आप पाठ्यांक ले रहे हैं तो वो सही स्थिति से थोड़ा सा दाईं या बाईं से ले रहे हैं, तो उसमें भी त्रुटि आ सकती है। तो ये आपकी व्यक्तिगत त्रुटि है। तो अपन ने क्या देखा अभी तक? अपन ने देखा कि क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जिनमें या तो प्लस होगा या फिर माइनस टाइप की त्रुटि होगी। यंत्रगत त्रुटि यंत्र के कारण होगी, तो वो मैंने आपको डिस्कस किया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि टेक्निक आपकी गलत है या आपकी कार्यविधि में कमी रह गई है, इसकी वजह से भी आपका रीडिंग सही से नहीं आ रहा है, तो इसमें भी त्रुटि है। और इसी तरीके से पर्सनल एरर या किसी व्यक्ति ने अपनी वजह से यानी उसने जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो नहीं किए, इस वजह से भी त्रुटि आ सकती है। ठीक है भाई, चलते हैं और आगे देखते हैं अब रैंडम एरर यानी यादृच्छिक त्रुटियां कैसे होती हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि जो होती हैं उनके साइन डिसाइड नहीं होते हैं और ये पता भी नहीं रहता कि किस वजह से आ गई है। तो डिफाइन कर देते हैं कि मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, यानी ये अनियमित होती है, कोई पता नहीं चलता कि ये त्रुटि किस वजह से आ गई है, इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक है, यानी इनका चिन्ह कभी धनात्मक हो सकता है तो कभी ऋणात्मक हो सकता है, इनका कोई फिक्स साइन नहीं होता जिस तरीके से क्रमबद्ध त्रुटि का है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि
क्रमबद्ध त्रुटि का साइन या तो प्लस होगा या फिर माइनस, लेकिन यादृच्छिक त्रुटि में ऐसा कतई नहीं होगा, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई आपको पता तो नहीं है बट यादृच्छिक त्रुटि को कम करने का उपाय बताइए, तो आप कह सकते हैं कि यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए मापन प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाए। तभी तो अपने को टीचर्स कहते रहते हैं कि आप रीडिंग एक ना लें, कम से कम 5 से 10 रीडिंग लें, जिसकी वजह से आपकी त्रुटि में कमी होगी। यानी यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए मापन को कई बार दोहराया जाता है। एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस यानी जो रीडिंग ली उसको आपने 10 n गुणा कर दिया, कितना गुणा कर दिया, n गुणा कर दिया जाए, तो यादृच्छिक त्रुटि 1/n गुणा हो जाती है। यानी आपने क्या करे कि जो रीडिंग लेने के जो पहले फॉर एग्जांपल जितने भी आपने ऑब्जर्वेशंस लिए उसके डबल ऑब्जर्वेशन आपने लिए, तो आप कह सकते हो त्रुटि पहले के कंपेयर में आधी हो जाएगी। इस तरीके से इसका मीनिंग है। यानी आपने क्या करें कि प्रेक्षण यानी जो ऑब्जर्वेशन थे वो n गुणा कर देते हैं तो त्रुटि 1/n गुणा हो जाती है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस त्रुटि को देखा कि भाई त्रुटियों का वर्गीकरण 2 प्रकार थे, क्रमबद्ध और यादृच्छिक, और दोनों को अपन ने अच्छे से डिस्कस किया। अब थोड़ा सा अपन इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रुटियों का निरूपण किस तरीके से किया जाता है। यानी किसी भी राशि का जब अपन मापन करेंगे तो उसको त्रुटि के साथ किस तरीके से उस राशि को अपन निरूपित करेंगे, ये आप देखने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें अपन देख लेते हैं। जिसमें अपना पहला है कि आप निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है ये बता दीजिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो परिभाषा अपन देखने जाएं तो कि राशि के व्यष्टिगत यानी जो अपन कह सकते हैं ये आपका मापित मान होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज मैंने उठाने की कोशिश करी है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो डेफिनेशंस है या जो न्यूमेरिकल संभव भी बनेंगे वो मैं यहाँ पे साथ साथ लूँगा, जिससे आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अपन कह सकते हैं कि राशि के मापित मान और वास्तविक मान के बीच में जो अंतर है उसके परिमाण को ही मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। तो अपन ने ये डिफाइन भी कर लिया था कि किसी भी राशि के मापित मान और वास्तविक मान के परिमाण का जो बीच का जो अंतर है उसका जो परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है उसी को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, चलिए अपन आगे देखते हैं। अपन ने कोई प्रयोग किया, उस प्रयोग में किसी भी राशि का फॉर एग्जांपल अपन ने क्या करा कि एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें किसी भी समय का मापन अपन कर रहे हैं। तो समय एक भौतिक राशि है, उसको n बार आपने मापा यानी उसकी n रीडिंग आपने ली। पहली रीडिंग आपकी A1 आई, दूसरी आपकी A2 आई और तीसरी A3 और इसी तरीके से nवीं रीडिंग AN आई। अब अपन क्या करते हैं कि भाई अपने को वास्तविक मान पता ही होता तो अपन प्रयोग ही क्यों करते। तो अपने को वास्तविक मान ज़्यादातर केस में दिया ही नहीं होता, तो फिर वास्तविक मान कहाँ से लाएंगे। तो वास्तविक मान लाने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप जितनी भी रीडिंग लेते हैं उन रीडिंग का योग कर दीजिए और वो कितनी बार लिए उसका आप भाग कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 10 रीडिंग ली तो उन 10 रीडिंग का मान यहाँ पे लिख दीजिए और बटा 10 कर दीजिए। यानी अपन यहाँ पे कहें कि कितनी रीडिंग थी, तो n रीडिंग थी, तो पहली का A1, दूसरी का A2, तीसरी का A3 और ऐसे nवीं रीडिंग AN है, लेकिन कितनी बार रीडिंग ली, n बार ली। तो इस तरीके से ये आपका अंक गणितीय माध्य यानी जिसको अपन कभी औसत बोलते थे, औसत ले लो, तो इसको AM से दर्शाया जाता है जिसको अंक गणितीय माध्य कहते हैं। ये निकालना आपको आ गया कि जितनी भी रीडिंग आपने ली उन रीडिंग को ऊपर रख दीजिए और कितनी बार रीडिंग ली उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब अपन कहते हैं कि यदि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया है तब उस केस में माध्य मान यानी AM को ही वास्तविक मान मान लेते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि भाई ये जो ज़रूरत अपने को पड़ी वो इसीलिए पड़ी क्योंकि अपने पास वास्तविक मान नहीं होता, तो अपन कहते हैं कि माध्य मान ले लो और उसी को वास्तविक मान मान लो। चलिए अब अपन कहते हैं कि जो भी अपन ने मापन किए उसमें जो मापी गई मान है उसमें निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या है। तो निरपेक्ष त्रुटि अपन कहें कि पहली रीडिंग में, फिर दूसरी रीडिंग में और इसी तीसरी, चौथी और पाँचवीं और अपन पहुँच गए nवीं रीडिंग में। तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने अभी परिभाषा डिफाइन की कि निरपेक्ष का मान क्या होता है, जो मापित होता है। मापित मान में से आप कौन सा मान घटाएंगे, वास्तविक, और अपन कह सकते हैं कि वास्तविक मान जब नहीं दिया हो तो माध्य मान ही आपका वास्तविक मान होता है। और इसी का सारा इसने लिया है कि पहले की रीडिंग A1 है और माध्य मान इसमें से माइनस कर दिया तो ये आपका डेल्टा A1 आया। इसी तरीके से
आपका मापित मान A2 है, माध्य मान A माध्य है, तो इसको भी माइनस कर दिया। इसी तरीके से nवीं रीडिंग में आपका मापित मान AN है और माध्य मान A माध्य है, तो इसको भी आपने माइनस कर दिया। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यहाँ पे अपन डेल्टा A कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A1 कैलकुलेट किया, डेल्टा A2 कैलकुलेट किया, इनके मान जो हो सकते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं, तो कईयों में ऋणात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन जो निरपेक्ष त्रुटि होगी भैया, उसमें अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था कि डेफिनेशन में किसकी बात करता है, वो मैग्नीट्यूड की बात करता है। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि डेल्टा A निरपेक्ष त्रुटि सदैव धनात्मक होगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अभी तक अपन ने क्या करा, अभी तक अपन ने ऐसा करा कि अपने को यदि वास्तविक मान नहीं दिया है, यदि अपने को वास्तविक मान नहीं दिया है तो अपन माध्य मान निकालेंगे और माध्य मान ही आपका वास्तविक मान कहलाएगा। और उसके बाद में आपने निरपेक्ष त्रुटि निकालना, बिल्कुल सिंपल, मापित मान में से माध्य मान घटा दीजिए तो आपका वहाँ से निरपेक्ष त्रुटियाँ आ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन एक राशि और डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए, पहले वाली आपकी सीधी निरपेक्ष त्रुटि थी और ये वाली आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। यानी निरपेक्ष त्रुटि जो आई उसका क्या करना है, माध्य लेना है। निरपेक्ष त्रुटि जो भी आई उसका क्या लेना है, माध्य लेना है। माध्य का मतलब औसत लेना है। लेकिन निरपेक्ष त्रुटि में अपन कहते हैं सदैव धनात्मक होती है, तो पहले वाले का कौन मोड लेंगे, यानी धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, मोड लेने के बाद तो धनात्मक बन ही जाएगा। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और ऐसे ऐसे करते करते डेल्टा AN तक पहुंच गए। लेकिन कितनी बार था ये, n बार था, तो डिवाइड कर दो n से। न्यूमेरिकल करूंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी तक अपन फॉर्मूले देखते हैं, फिर इसको आगे अपन न्यूमेरिकल में अच्छे से लिंक करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन ने डिफाइन की। अब अपन डिफाइन करते हैं सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन इससे पहले मैं किसी राशि को किस तरीके से निरूपित किया जाता है, यानी अपन जो पढ़ रहे थे वो त्रुटियों का निरूपण ही तो पढ़ रहे थे। तो अभी अपन ने क्या करा कि दो राशियां कैलकुलेट कर ली। एक राशि अपन ने माध्य मान कैलकुलेट किया और एक आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर ली। अब जैसे कोई भी राशि होगी ना, उस राशि को इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा कि उसका वास्तविक मान, लेकिन वास्तविक मान तो दिया नहीं होता, तो माध्य मान ही आपका वास्तविक मान होगा। उसमें त्रुटि कितनी हो सकती है, उसमें त्रुटि डेल्टा A की हो सकती है। डेल्टा A, और डेल्टा A में कौन सा, आपका डेल्टा AM। तो इस तरीके से किसी भी त्रुटि को निरूपित किया जाता है। यानी आपको कुछ नहीं करना, जो माध्य मान होगा वो आपका A माध्य, यानी ये वास्तविक मान होगा। अब इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और ये माइनस में भी हो सकती है, तो डेल्टा AM। तो इस तरीके से किसी भी राशि को निरूपित किया जाता है। तो इसके अंदर कितनी राशियाँ आ गई, एक तो आ गई माध्यमान और एक आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इन्हीं दोनों की सहायता से सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि डिफाइन की जाती है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है वो माध्य निरपेक्ष यानी डेल्टा AM बटा AM होता है। यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान, इसको मैं इस तरीके से निरूपित कर सकता हूँ कि डेल्टा AM अपॉन AM ही आपकी सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि होती है। अब देखिए, उसके बाद अपन कह सकते हैं क्या आ गया, प्रतिशत त्रुटि। इसके बाद आपका प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि आपका बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपका सापेक्ष त्रुटि आया है उसको 100 से गुणा कर दो, क्योंकि आपको सापेक्ष त्रुटि के आगे प्रतिशत लगाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए अपन कह सकते हैं भाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब प्रतिशत त्रुटि का अपन ढंग से फॉर्मूला लिखें तो अपन कह सकते हैं सापेक्ष त्रुटि अपन ने निकाला कि डेल्टा AM अपॉन AM और इंटू 100% इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन ने जो राशियाँ डिफाइन की हैं वो माध्यमान डिफाइन किया। तो माध्यमान को डिफाइन करना बिल्कुल सिंपल, सभी रीडिंग को ऊपर लिख के जोड़ दो और जितनी बार रीडिंग ली है उससे डिवाइड कर दो, आपका माध्यमान आ जाएगा। और यदि वास्तविक मान नहीं दिया है तो माध्यमान ही आपका वास्तविक मान कहलाएगा। फिर आप डेल्टा A1 कैलकुलेट करो, डेल्टा A2 कैलकुलेट करो और इस तरीके से डेल्टा AN कैलकुलेट करो और फिर कैलकुलेट कर दो माध्य निरपेक्ष त्रुटि। भाई सबका मोड लगाते हुए सबको जोड़ दो और कितनी बार आपकी रीडिंग है, n बार आपने ली तो n से डिवाइड कर दो। अब सापेक्ष और भिन्नात्मक त्रुटि बिल्कुल सिंपल होता है, डायरेक्ट याद रखिए कि सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्यमान होगा। प्रतिशत त्रुटि कुछ करना नहीं है, जो भी भिन्नात्मक त्रुटि आई उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए, ये अपनी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब अपन एक दो यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से। अपने को बोला है कि एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम है, उसका दोलन काल की जो रीडिंग अपन ले रहे हैं किसी भी प्रयोग में, उसमें ये है 2.63, 2.56, 2.42 और 2.71 और 2.8
8 जीरो। तो इसमें अपने को निरपेक्ष त्रुटि की गणना, सापेक्ष त्रुटि की गणना और प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं भाई वास्तविक मान तो दिया नहीं है, तो वास्तविक मान नहीं दिए है तो आप माध्य मान देखिए, और माध्य मान समय की चल रही है तो ए माध्य कैलकुलेट करेंगे। भाई ए माध्य कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है, क्या करो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये सारी की सारी रीडिंग आपने लिख दी। तो कितनी रीडिंग थी, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कर दो इसको 5 से। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाले जो ऊपर जुड़ के जो राशियाँ आएंगी ना, उसको आप ऐसे जोड़ेंगे तो इसका जो मान आपके पास मिलेगा वो आपको मिलेगा 13.12/5। अब इसको डिवाइड जब आप करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2.624। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें जो ऑपरेशन है उसमें दशमलव के बाद दो दो अंक तक ये बात कर रहा है, तो अपन भी इसको 2 अंकों तक लिख देते हैं। तो अपन कहेंगे इसको 2 अंकों तक लिखेंगे तो इस चीज़ को आपको गायब करना होगा, सॉरी इस चीज़ को नहीं, इसमें अपन दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे तो 4 को यहाँ से आपको हटाना होगा। लेकिन 4 5 से छोटा है तो डायरेक्ट हट जाएगा, यानी आगे वाले अंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ गया टी माध्य का मान 2.62, ये आपका माध्य मान है। लेकिन जब आप कहते हो कि वास्तविक मान नहीं दिया हो तो माध्य मान ही आपका वास्तविक मान होता है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि ये आपका वास्तविक मान है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये तो फाइंड कर लिया। उसके बाद अपने को क्या करना है कि माध्य तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन डेल्टा एम जो होता है यानी निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, उसकी गणना आपको करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा T1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो डेल्टा T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं डेल्टा T1 क्या होगा, डेल्टा T1 होगा आपका मापित मान T1 माइनस आपका माध्य मान। इस तरीके से आपका डेल्टा T1 होगा। तो इसमें अपन देखेंगे T1 का मान कितना होगा, तो T1 का मापित मान 2.63 और अपन माइनस कह सकते हैं भाई आपका माध्य मान तो 2.62 आए। जब इसको इसमें से माइनस करोगे आप तो आप कह सकते हो इसका उत्तर आएगा 0.01। इसी तरीके से आप कह सकते हो डेल्टा T2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मापित मान T2 माइनस ए माध्य मान आप कह सकते हो। तो इसके केस में मापित मान 2.56 माइनस 2.62, तो इसको इसमें से माइनस करोगे आप तो आप कह सकते हो यहाँ पे 0.06 आएगा। लेकिन किसका, तो इस केस में आप कह सकते हो देखिए ये छोटी राशि है बड़ी राशि है, तो इस केस में माइनस का आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेल्टा T3 कैलकुलेट करें तो T3 का वैल्यू जो आएगा वो T3 माइनस ए माध्य आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस केस में अपन कह सकते हैं T3 का मान कितना होगा, तो 2.42 माइनस 2.62। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 0.20। इस तरीके से ये आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ T4 का, तो उसका मान आएगा मापित मान T1 और माध्य मान इतना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो T1 का मान कितना है, T1 का मान आपका है 2.71 माइनस 2.62 माध्य मान है। और जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.09 आएगा, लेकिन किसका, प्लस का। इसी तरीके से आप डेल्टा T5 भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो मापित मान 2.80 माइनस 2.62, तो आपका ये जो आंसर आएगा वो 0.18 आएगा। तो इस तरीके से अपन ने डेल्टा T1 T2 और डेल्टा T3 और डेल्टा T4 और T5 अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब इससे आगे देखते हैं और आगे देख के अपन कैलकुलेट करते हैं इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो आगे चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसका सिंबल होता है डेल्टा T माध्य। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हो डेल्टा T1 का जो भी मान है उसको धनात्मक में यानी मोड के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से डेल्टा T2 है उसका मोड, इसी तरीके से डेल्टा T3 है उसी का मोड, और इसी तरीके से प्लस कर देंगे डेल्टा T4 का मोड, और इसी तरीके से डेल्टा T5 का मोड। और अपन कह सकते हैं ऐसी कितनी राशि हैं, तो ऐसी राशि हैं 5, तो डिवाइड कर दो 5 से। तो ये आपका अब देखो आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे इस केस में डेल्टा T माध्य जो आपके पास देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आप कह सकते हो डेल्टा T1 कितना है, अभी अपन ने देखा ये था 0.01 प्लस आप यहाँ पे कह सकते हो 0.06, और यहाँ पे अपन धनात्मक राशियाँ लेंगे ना, तो जो भी ऋणात्मक है वो धनात्मक में तब्दील कर देंगे। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डेल्टा T4 अपन ने देखा था 0.09, और इसी तरीके से ये आपका 0.0818 सॉरी, और डिवाइड बाय 5। जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर इस तरीके से आएगा। आप ट्राई करोगे तो आपका आंसर आएगा ऊपर वाली संख्या का 0.54 और डिवाइड बाय 5, और इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा
0.108, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखने हैं तो 8 को हटाओगे, लेकिन 8 तो 5 से बड़ा है, तो इस वजह से आगे वाली संख्या 1 से बढ़ जाएगी, तो आपका जो मान आएगा डेल्टा टी माध्य का वो आएगा 0.11। तो इस तरीके से अपने पास आ गया। तो अपन किसी भी राशि है उस राशि को यानी अपन जो समय है उस समय को इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं कि उसका माध्यमान कितना है। तो अभी अपन ने पीछे देखा कि माध्यमान कितना था, माध्यमान आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि माध्यमान ये रहा आपका, ये रहा आपका माध्यमान, आपने कैलकुलेट करा था तो ये आपका 2.62 आया था। माध्यमान कितना आया था 2.62, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माध्यमान आया था, यानी अपन कह सकते हैं टी माध्य, यानी टी माध्य प्लस माइनस डेल्टा टी एम, इस तरीके से इसका निरूपण होगा। इसका मान 2.62 है, प्लस आप कह सकते हो 0.01 है, सॉरी 0.0, ऐसे देखें इसमें अपन है थोड़ी सी मैंने मिस किया, 0.11 है। तो इसका निरूपण हो गया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने लायक है, अपन कह सकते हैं इसका जब धनात्मक त्रुटि होगी, क्योंकि त्रुटियाँ धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, तो त्रुटि जब धनात्मक होगी तो इसका जो मान होगा ना वो क्या होगा, देखें कि 2.62 प्लस 0.11, तो इसको जब आप करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 2.73, और जब इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.52। तो अपन कह सकते हैं ये देखो ये 2 ही अंक फिक्स है, यहाँ पे 5 से वेरी कर रहा है 7, तो ये भी फिक्स नहीं है। तो अपन कह सकते हैं भाई ये मान ही फिक्स नहीं है, यानी इसके पॉइंट के पहले वाला मान भी फिक्स नहीं है, तो अपन इसको ऐसे निरूपित नहीं करेंगे। अपन इसको थोड़ा सा समझदार बन के पॉइंट के बाद एक ही अंक लिखेंगे, तो 2 को हटाएंगे, लेकिन 2 आपका 5 से छोटा है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 2.6 प्लस माइनस यहाँ पे भी 1 को अपन हटा सकते हैं, तो इसको भी डायरेक्ट 0.1 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा क्यों लिखा, ये अपन ने इसलिए लिखा कि पॉइंट के बाद वाला डिजिट ही आपका निश्चित नहीं है, तो फिर इस 3 और 2 को लिखने का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं रह जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन कैलकुलेट करते हैं भाई आपेक्षिक त्रुटि, या अपन कह सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। तो चलिए आपेक्षिक त्रुटि का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि आपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो आप कह सकते हो आपेक्षिक त्रुटि होती है डेल्टा टी एम अपॉन, आप कह सकते हो टी एम, डेल्टा टी एम अपॉन टी एम हो सकती है, और डेल्टा टी एम का मान आप लिख सकते हो 0.1, और इसका वैल्यू आप कह सकते हो 2.6। जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.038। लेकिन अपन कह सकते हैं कि इस केस में भी पॉइंट के बाद जो यहाँ पे शो हो रहा है वो एक डिजिट रख रहा है, तो यहाँ पे भी अपन यहाँ पे अपन कहें कि जैसे सार्थक अंक आपको मैंने पढ़ाए थे, तो सार्थक अंकों में नियम बताया था कि भाई इसके अंदर 2 सार्थक अंक है, ऊपर वाले के अंदर 1 सार्थक अंक है, तो भागफल में जितने न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो अपन कह सकते हैं इसमें 1 न्यूनतम सार्थक अंक है, तो 1 ये अपन इसमें रखेंगे, तो इसको अपन इस वे से लिखेंगे कि इसमें 1 ही सार्थक अंक हो, तो 0.0, और इस 8 को हटा देते हैं, 8 को हटाएंगे तो 8 5 से बड़ा है, तो आगे वाली संख्या 1 से बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 0.04। अपन इसी तरीके से कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन देखें अपन प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि सिंपल है कि जो भी आपकी सापेक्ष त्रुटि आई है उसमें 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 0.04 इंटू कह सकते हो 100, तो यहाँ से आपका कह सकते हो कि 100% से, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो 4% आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी होने के बावजूद भी अपने को कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। बोला किस किस के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इन तीनों राशियों का, कि भाई आप माध्यमान क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपके पास वास्तविक मान नहीं है। उसके बाद आप निरपेक्ष त्रुटि क्यों कैलकुलेट करते हैं, कि आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद आपको सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कैलकुलेट करनी है, और आपको आखिरी में प्रतिशत त्रुटि करनी है। इस न्यूमेरिकल से अपन एक साथ सीख सकते हैं कि सारी की सारी रीडिंग दी होती है, उन रीडिंग को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए कितनी बार रीडिंग ली गई है, तो वहाँ से आपको माध्य मान मिलेगा। माध्य मान ही आपका वास्तविक मान कहलाएगा, यदि वास्तविक मान नहीं दिया गया है तो। उसके बाद उसमें इंडिविजुअल निरपेक्ष त्रुटियाँ कैलकुलेट करो, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और T4 और T5, इस तरीके से कैलकुलेट करो, और फिर वहाँ से आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि इस तरीके से जैसे ऊपर लिख रखा है इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। फिर आपका काम बन गया है कि आप राशि की डेल्टा TM
भी कैलकुलेट कर चुके हो, टीएम भी कैलकुलेट कर चुके हो, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, निरूपित कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे किया है। उसके बाद अपेक्षित त्रुटि या सापेक्षित त्रुटि बड़ा सिंपल होता है, डेल्टा टीएम बटा टीएम, और प्रतिशत त्रुटि में आपको कुछ करना नहीं है, ओनली 100% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया कि जिसमें अपन त्रुटियों का निरूपण किस तरीके से कर